हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अगले वीडियो के क्रम में हम जो कि हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सेट WL चल रहा था, तो इसके अंतर्गत हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए जिसमें मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन मिले और अभी इसी क्रम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेष रह गए हैं। उसी का डिस्कशन हम लोग आपसे आज करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लगभग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक नंबर या दो नंबर का जो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन है, इनको तो आप एकदम से रट डालिए कि कहीं से भी आए तो क्वेश्चन जान ना पाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 1 या 2 नंबर के रहते हैं, 1 और 2 नंबर के रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और ये नंबर आपको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने स्मार्ट स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म पर एक बार आज के इस वीडियो में फिर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम जो बाकी रह गए थे उनको हम आपको यहाँ पे कराएंगे और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो का लिंक आप अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। जो भी आपके अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने भाई बहन हैं, उनको भी वीडियो मिल जाएगा और उसी के क्रम में उनको भी ये वीडियो मिलने पर उनके लिए भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए भाई बहन समझ करके आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए और अगर वीडियो पूरा देखिए आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल जितना ज़्यादा हमारा बढ़ेगा उतना ही हम आपको और कॉन्फिडेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया, मोस्टली 2 या 3 वर्षों में एक बार जरूर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन है, साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? किस पौधे में पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस दुनिया में हजारों लाखों प्रकार के प्लांट्स होते हैं और हर प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग फ्लावर होने के नाते उसका जो पुष्पक्रम इनफ्लोरेंसेज होता है वो पुष्पक्रम क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी पुष्पक्रम में 4 भाग होते हैं। ठीक है, किसी पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिस, कोरेला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, ये चारों भागों के क्रम जो होते हैं वो पुष्पक्रम के रूप में जाने जाते हैं। पुष्पों का क्रम, पुष्पों में जो कैलिस, कोरेला, जाइनोशियम, एंड्रोशियम जो लेवल होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो हर पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो पूछ में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो पूछ रहा है साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है, तो आपको उत्तर के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि यूफोर्बिया। ठीक है, आंसर आपका है यूफोर्बिया। तो आप लिखेंगे साइथियम पुष्पक्रम प्रायः यूफोर्बिया। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? यूफोर्बिया। इट इज ए प्लांट, ये एक प्रकार का क्या है? पौधा है। यूफोर्बिया पौधे में, ठीक है, पौधे में पाया जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्लियर हो गया कि साइथियम पुष्पक्रम जो होता है, ठीक है, साइथियम इन्फ्लोरेंसेस only found in Euphorbia plant which is mostly found in Euphorbiaceae families। ठीक है, अर्थात जो साइथियम पुष्पक्रम होता है ये यूफोर्बिया पौधे में पाया जाता है और ये यूफोर्बिया पौधे यूफोर्बिएसी नामक कुल के पौधों के अंतर्गत आता है। जैसे आपके लाखों प्रकार के पौधे हैं,
तो सभी पौधों को स्टडी के सुविधा के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, फैमिली बना करके क्या कर दिया, रख दिया है, जिसमें कुकुरबिटेसी फैमिली, फेबेसी, मालवेसी, जिसमें गुड़हल आता है, सोलनेसी, इसी प्रकार से एक कुल होता है यूफोरबिएसी कुल। उसी यूफोरबिएसी कुल का जो पौधा है यूफोरबिया, उसी पौधे में क्या होता है, ये साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाया जाता है, यह पौधा प्रायः यूफोरबिएसी नामक पुष्पकुल अर्थात फैमिली के अंतर्गत रखा गया है या आता है। ठीक है, रखा गया है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर ली जाते जाते कि साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिया नामक पौधे में पाया जाता है, और यह यूफोरबिया पौधा यूफोरबिएसी नामक पुष्पकुल अर्थात फैमिली के अंतर्गत क्या होता है, रखा गया है। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है कि यूफोरबिएसी पुष्पक्रम किस कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है। पौधा ना पूछकर पौधे का कुल ही पूछ लिया, तो याद रखिएगा कि साइथियम पुष्पक्रम जो होता है ये यूफोरबिएसी नामक फैमिली या कुल के अंतर्गत क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और किसी एक प्लांट का नाम पर्टिकुलर पूछ लिया तो यूफोरबिया आप दे सकते हो। दैट्स क्लियर, 1 नंबर का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन नोट करना चाहें सभी लोग नोट कर लें, 5 सेकंड का टाइम है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको बुक में नहीं मिला होगा लेकिन नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर, कि जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ एयर पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, इकाई यूनिट मतलब ये पूछ रहा है कि जो साउंड पोल्यूशन होता है, उस साउंड पोल्यूशन की इकाई क्या होती है। जैसे दूरी है, दूरी को किस में मापते हो, लंबाई में मापते हो। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक, उसकी इकाई क्या होती है। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, दूरी यानी लंबाई, लंबाई को मीटर मापते हो ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए, सॉरी, कि दूरी या लंबाई को किस में मापते हो, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, ये मापते हो आप लोग। तो उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण, जैसे कहीं पे बहुत शोरगुल हो रहा है और कहीं पे थोड़ा सा है, तो मापन में कैसे लाओगे। ठीक है, कि जहाँ ज़्यादा ध्वनि हो रहा है वहाँ पे क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो कितना है उसकी इकाई कुछ तो होगी। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि किलोमीटर में कहेंगे हम, मीटर लीटर में कहेंगे इसको ध्वनि प्रदूषण को। तो इसका भी एक पैमाना, एक माप है, एक इकाई है जिसे डेसिबल कहते हैं। आई होप आपको पता भी रहा होगा, नहीं पता जान लो, डेसिबल कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि कानों के लिए कितनी ध्वनि कर्ण फ्री होती है, अर्थात कानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो आप पे कान के पर्दे पर बुरा असर पड़ता है और पर्दा फट सकता है। तो वो ध्वनि की माप कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 60 से लेकर अगर 70 तक है कि किसी भी चीज़ की ध्वनि 60 से 70 डेसिबल याद रख लेना। डेसिबल ही क्या है, इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होता है। ठीक है, डाबसन मत कह देना, क्योंकि डाबसन ओजोन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग डाबसन जब विकल्प बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डाबसन डेसिबल दोनों दे देगा, तो बहुत सारे लोग ओजोन के अंतर्गत डाबसन पढ़े उसको लगा देंगे, इसलिए याद रहेगा डाबसन नहीं डेसिबल होता है। तो 60 से 70 डेसिबल की ध्वनि आपके कानों के लिए कर्णप्रिय होता है, उससे कान को या पर्दे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगर हाँ 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि 80-90 तक जा रहा है तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, और ऐसा ध्वनि कानों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, श्रवण शक्ति को डिस्टर्ब कर देगा, माइंड अपसेट कर देगा।
तो एलर्जी टाइप भी हो सकती है किसी लोगों की, ऐसी प्रॉब्लम, कुछ लोग बहरे हो सकते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कानों में ईयरफोन लगाते हैं तो ईयरफोन जो कंपनी ईयरफोन देती है उसको ऐसे बनाई दी है कि कान में लगाने के बाद भी उसका साउंड जो बजेगा तो वो उसके साउंड, ठीक है, कुछ साउंड का भाग बाहर आ जाता है। लेकिन जो मार्केट में आप खरीदते हो 60 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये का, उसमें जो रबड़ लगी होती है, वो रबड़ जब अंदर जाती है तो वो कान को क्या कर देती है, पूर्ण रूप से बाह्य वातावरण से ढक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड पूरा टोटल फुल मोड में अगर आप सुनेंगे तो कानों के पर्दे पर वो डेसिबल 60 से अबव होता है और वह कुछ दिन बाद आपके कान के पर्दे को ढीला करके आपको बहरा बना सकती है। इसलिए ईयरफोन का जब भी इस्तेमाल करें तो साउंड को आप स्लो रखें, ऑफ लेवल पर रखें, ताकि पर्दे पर ज़्यादा असर ना पड़ सके। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए। बोलो, अगर 80 के ऊपर जा रहा है ध्वनि, 80 डेसिबल के ऊपर, यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई प्रायः डेसिबल होती है, डेसिबल होती है, ठीक है, होती है ये, ठीक है, और प्रायः 60 से 70 डेसिबल, 7 से 70 डेसिबल तक ध्वनि कर्णप्रिय होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्णप्रिय होती है, और 80 से 90 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का संकेत है, ध्वनि प्रदूषण का संकेत है जो व्यक्ति को बहरा बना सकती है, ठीक है। तो इस ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, वैसे तो इस बार आउट ऑफ सिलेबस है प्रदूषण, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, एक आध नंबर जनरल अवेयरनेस के तौर पर बायोलॉजी से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है ठीक है, प्रायः क्या होती है, डेसिबल होती है, ये याद रखना, डेसिबल होती है, ठीक है, और प्रायः 60 से 70 डेसिबल की जो ध्वनि होगी वो क्या होती है, कर्णप्रिय होती है। 60 से 70 डेसिबल तक अगर ध्वनि है किसी भी चीज़ की तो वो आपके कानों को प्रिय लगेगी, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर जा रहा 80 से 90 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि है तो यह ध्वनि प्रदूषण का संकेत है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हो सकता है, बहरा हो सकता है। ठीक है गाइस, क्या हो सकता है, बहरा हो सकता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हो गया। आप सभी 5 सेकंड का टाइम है, नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इस तरह से हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो इस सेट का था आपका, ठीक है, सेट नंबर WL का जो 3rd वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में हमने क्या किया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को पूर्ण रूप से कवर कर लिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए, बायोपायरेसी, बीटी काटन, टर्नर सिंड्रोम, साइथियम पुष्पक्रम, ध्वनि प्रदूषण, ये कवर कर लिया 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर ये हो गए, 4 ऑब्जेक्टिव में 9 नंबर का इसमें कवर कराया। अब जो हम चलेंगे वो शॉर्ट के बजाय अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं प्रश्न देखने। 2-2 नंबर का आप देखेंगे, इसके सारे प्रश्न कितने होंगे, 2 अंक के होंगे। ठीक है, किसके होंगे, 2 अंक के अब होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसका पहला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो है, तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कमेंट ऑन हॉट स्पॉट एरिया, अर्थात तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तो दैट सिंपल, ये भी मैंने आपको वीडियो दे करके बताया है, और इसके पहले भी 1-2 सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे कमेंट करके, ठीक है, आंसर चाहेंगे कि इंडिया में, भारत में कितने हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, भारत में कितने हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, उनकी संख्या मैंने आपको
एक्सप्लेन करके बताया है। जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में 3 सेकंड के अंतर्गत आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो टाइम शुरू हुआ आपका, अब आप कमेंट में आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लोग के कमेंट आने शुरू हो रहे हैं, तो चलिए ठीक है, जो भी आपने बताया 2 3 4 5 जो भी जैसे बताया हो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका प्रश्न है। हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अभी कोरोना काल चल ही रहा था और अब भी संभवतः चल रहा है। जहां पर कोरोना के केसेज या मरीज मिलते थे, सरकार उनको कौन सा जोन घोषित करती थी? हॉट स्पॉट जोन, ठीक है। हॉट स्पॉट घोषित हो गया। हॉट स्पॉट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अब उस जोन में नहीं जा सकता है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से क्या वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया है, वहां पर अब कोई व्यक्ति जाने का परमिशन नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे जोन को हॉट स्पॉट कहते हैं। कुछ इसी से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। दोनों का से में बस केवल समझने की बात है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये पृथ्वी का एरिया है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का एरिया है और ये एक कॉमन एरिया है जहाँ सब आते जाते हैं। अब यहीं पे अगर ऐसे जंगल है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या है? जंगल है। अब यहाँ पे शेर, सियार, बाघ, उल्लू, भेड़, बकरी सब ऐसे जंगली जानवर रह रहे हैं। तो अब यहीं पर आसपास शहर भी है, अन्य भी मानव बस्तियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ के व्यक्ति क्या करेंगे? यहाँ के जानवरों का शिकार करेंगे और शिकार करने, जैसे कोई जानवर भोजन की तलाश भटकता हुआ आ गया तो आसपास के लोग उसे क्या करेंगे? मार देंगे। और इसी तरह से कोई मांस के लिए और उसके खाल के लिए, हड्डियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तस्करी करने के लिए इसके हमेशा क्या करेंगे? इसका शिकार करते रहेंगे, जिससे इस जंगल में वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी? घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक दिन ये क्या हो जाएंगे? विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनको एक ऐसा एरिया दिया जाए, एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाए जिसमें क्या हो कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, ना शिकार करने की, ठीक है, ना खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो, पानी पीने की कोई प्रॉब्लम, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों के जातियों की समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का मतलब फल फूल सके, वो विकसित कर सके, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके, वहां पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। और पूरे दुनिया में लगभग 35 ऐसे क्षेत्र, अब सोचिए देशों की संख्या तो 200 के ऊपर है, ठीक है। चीन, जापान, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे, कुल टोटल कंट्री नंबर ऑफ कंट्रीज लगभग 200 के ऊपर हैं। लेकिन पूरे दुनिया को मिला लो तो सिर्फ 35 पूरे दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं, जगह हैं जहां की हॉट स्पॉट है, अर्थात वहां पे अगर वन्य प्राणी रह रहे हैं तो एकदम सुरक्षित है, नो टेंशन है। तो ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया में 200 के ऊपर क्षेत्र, देश, लेकिन हॉट स्पॉट संख्या मात्र 35, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो कहीं ना कहीं इन हॉट स्पॉट में ही केवल ये जीव बचेंगे, बाकी अन्य कॉमन जगह से क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। हालांकि इनको बचाने के लिए सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, उत्थाने, ठीक है, उत्थाने संरक्षण, ये अलग अलग टाइप के जो परियोजनाओं का निर्माण करके इनको बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। लेकिन नेचुरल तरीके से एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों की जातियों की समृद्धि बनी रहे, उनका डेवलपमेंट बना रहे, उनको कोई शिकार या किसी शिकारी से कोई टेंशन ना हो, खाने पीने की सारी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे और वहाँ वो बेफिक्र होकर जीवन यापन कर सके, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। और पूरे पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्रों की संख्या मात्र 35 है, जिसमें इंडिया में, ठीक है, ये हॉट स्पॉट है। कुल हॉट स्पॉट, ठीक है, कुल हॉट स्पॉट की जो संख्या है वो 35 है। कुल हॉट स्पॉट पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में कुल हॉट स्पॉट संख्या कितनी है? 35 है। परंतु भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, इनका वर्णन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? आइए देखते हैं।
थोड़ा सा लिख करके समझा जाए कि कैसे लिखा जाए इसे पेपर के लिए। तो आप ऐसे ही पहले हेडिंग बनाएंगे हॉट स्पॉट, ठीक है। ये आपकी हेडिंग क्या हो गई, तैयार हो गई। इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ पर, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ पर जीवों के विभिन्न जातियों की समृद्धि बनी रहे उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बहुत घुमाना नहीं है पेपर में, कि पृथ्वी का वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों के विभिन्न जातियों की समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का मतलब उनका विकास हो, उनकी प्रजनन दर बढ़े, जनसंख्या बढ़े, ठीक है, उन्हें खाने पीने की कोई टेंशन ना हो, सारी व्यवस्थाएं हो और साथ में उनके शिकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, बनी रहे, तो उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। और पूरे विश्व में ऐसे कुल हॉट स्पॉट की संख्या लगभग 35 है, जिनमें से भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट घोषित हैं। 3 हॉट स्पॉट घोषित हैं, ठीक है। कितने हॉट स्पॉट घोषित हैं? 3 हॉट स्पॉट घोषित हैं भारत में, ठीक है, जिसमें इंडो बर्मा हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, इंडो बर्मा हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट श्रीलंका है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो भारत के 3 हॉट स्पॉट जो हैं वो इंडो बर्मा हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका है। अर्थात यहाँ रहने वाले जीव पूर्ण रूप से क्या हैं, समृद्ध हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया। नोट करें सभी गाइस, नोट कर लें, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है कि मानव का विकास और विकास के जो सिद्धांत हैं, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी ब्रीज ने जिसे दिया, ये सब क्या हो गए, इस बार आउट के सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस 30% के अंतर्गत कट कर दिए गए हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जैव विकास, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, अर्थात मानव का विकास इस पृथ्वी पर बंदर से या आदि मानव से कैसे हम लोग इस रूप में आए, इस बात का जो डिस्क्रिप्शन देने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। उसमें सबसे ज़्यादा लैमार्क, डार्विन, ठीक है, ये 2 ऐसे महापुरुष कह लीजिए हैं जो कि जैव विकास, जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे आदि मानव से मानव विकसित हुए, कैसे मतलब एक जीव से दूसरे जीव पृथ्वी पर डेवलप हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इन बातों के सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, इन बातों को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जिसे जैव विकास सिद्धांत कहते हैं। इसमें लैमार्क ने जो दिया वो लैमार्क का जैव विकास सिद्धांत अर्थात लैमार्कवाद कहलाया, और जो डार्विन ने दिया, डार्विन का जैव विकास सिद्धांत अर्थात डार्विनवाद कहलाया, ठीक है। हालांकि लैमार्कवाद में भी कुछ कमियां रही, बाद में उनमें चेंज किया गया, नौ लैमार्कवाद दिया गया।
और डार्विनवाद में भी क्या है, वाद माने सिद्धांत, कुछ कमियां थी उनको भी चेंज करके नव डार्विनवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन फिर भी जैव विकास का जो इन दोनों ने सिद्धांत दिया, जो बातें इन्होंने बताई, वास्तव में काबिले तारीफ थी और काफ़ी हद तक ये सही भी है। और इसी के क्रम में एक और वैज्ञानिक थे ह्यूगो डे व्रीज, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया और बताया कि कैसे एक जीवों से क्रमिक परिवर्तन ना होकर के अचानक अकस्मात परिवर्तन होकर के एक नए प्रकार के जीवों का निर्माण इस पृथ्वी पर हुआ। तो इन सब बातों को जैव विकास का सिद्धांत कहते हैं। तीन सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, लैमार्कवाद को लैमार्क ने दिया, डार्विनवाद डार्विन ने दिया और उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डे व्रीज ने दिया। लेकिन ये इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट है प्यूरिन और पिरामिडिन क्षार में अंतर क्या है। ठीक है, इसके बाद और भी है खाद्य श्रृंखला, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। उत्परिवर्तन है क्या, ये भी आपके सिलेबस में आउट हट गया, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।